पार्ट 2। फिर राजा वापस अपने महल की तरफ आ रहा होता है और सोचता है कि मैंने आखिरकार इस भेड़िए को पहचान ही लिया। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा और अपने सभी गांव वासियों को डर मुक्त करा दूंगा। सुनो महामंत्री, एक बहुत ही खुशी की बात है। पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया जाए कि मैंने उस विचित्र जानवर को कल रात ही मार दिया है। अब किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सब बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी जिएं। मैंने उसको कल ही निपटा दिया है। इतना सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और राजा की प्रशंसा में नारे लगाने लगते हैं। राजा जय हो, राजा जय हो, राजा जय हो। अरे सूरजपुर के वासियों, अब तुम अपनी ज़िंदगी निडर गुजारो और अपनी जो खेती करनी है वह खेती करो। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे राजा ने उस जानवर को मार गिराया है। जाओ और आराम से अपनी खेती करो। क्या राजा साहब, वे विचित्र जानवर इस समय हमारे बीच में ही मौजूद है? फिर तो हमें बहुत डरने की जरूरत है, नहीं तो वे हमें भी खा जाएगा राजा साहब। और आप तो कह रहे थे कि आपने उसे मार दिया और आप अब कह रहे हैं कि वे हमारे बीच में ही मौजूद है। हाँ सूरजपुर के वासियों, वह इस समय हमारे बीच में ही मौजूद है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि वो हमारे बीच में ही मौजूद है और उससे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे साथ ही ऐसा धोखा करेगा। अरे महाराज, आप कह रहे हैं कि आपने उसको कल रात जंगल में मारा है, लेकिन वो तो कल रात जंगल में था ही नहीं, तो आपने उसे कैसे मार दिया? आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। अरे महामंत्री, वो मरता भी कैसे? वो तो बहुत ही बड़ा बुज़दिल और दोगला इंसान है जो हमारे बीच ही गद्दारी कर रहा है और हमारे साथ ही इस समय मौजूद है। कल रात जब मैं जंगल में गया था तो मैंने वहाँ एक विचित्र मुखौटा और एक अंगूठी देखी, जिसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अंगूठी मैंने आखिर देखी कहाँ है। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आया कि ये अंगूठी तो मैंने अपने महान मंत्री को दी थी और यही एक विचित्र जानवर है जिसने राज्य के वासियों को परेशान कर रहा है। और सेनापति को भी इसी ने मारा है। जिस दिन सेनापति को हमने जंगल में इस विचित्र जानवर को मारने के लिए भेजा था, उसी दिन ये महामंत्री वहां पहुंच गया था और सेनापति के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई थी, जिस कारण बेचारे सेनापति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम सबको भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाँ भाई महामंत्री, अब बताओ सच सच, क्या तुमने ही सेनापति को मारा था? हाँ महाराज, मैंने ही सेनापति को मारा था। वो जो बांध वाली बात थी ना, वह आपने जितने भी पैसे दिए थे उसमें से आधे पैसों में मैंने वह पुल बनवा दिया था और मैंने ये सारा इल्ज़ाम बेचारे शामों को ऊपर लगाया। लेकिन वह पुल शामों की वजह से नहीं, बल्कि मेरी नाकामयाबी की वजह से टूटा था। और मैंने इसी वजह से ये सब नाटक किया कि आप उस बांध वाली बात को भूलकर इस साइड पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और यही हुआ। मगर आप वो वाली बात नहीं भूले और मुझे पकड़ लिया गया। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक झूठ छुपाने के चक्कर में कई झूठ बोले। मुझसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। महामंत्री, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, हम तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा देंगे। और तुमने हमारे हाथों से बेचारे बेकसूर शामू को भी सजा दिलवा दी, जबकि आज तक हमने किसी बेकसूर को सजा नहीं दी है। और तुम फिर भी हमसे माफ़ी की गुहार लगा रहे हो। और तुम्हारी वजह से हमारे गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है। हमारे गांव वालों की फसलें खराब हो गईं और वो बांध भी टूट गया। हम तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ी सजा दिलवाएंगे। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, इसके बाद आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और ना ही कभी आपको शिकायत मिलेगी। महाराज, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। सैनिकों, इस महान मंत्री को काल कोठरी में डाल दिया जाए ताकि आगे से कोई हमारे साथ ऐसी बेईमानी ना करे। और जो आदमी हमारे साथ बेईमानी करता है उसे हम अपने आसपास भी नहीं रखते। फिर राजा उस मंत्री को काल कोठरे में डलवा देता है और काल कोठरे में फिर वही महामंत्री सोचता है कि अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो मेरी ज़िंदगी बड़े ही आराम और शोहरत के साथ गुजर रही होती। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी गलती करता है उसकी सज़ा उसे हमेशा मिलती है, जैसे कि महामंत्री को काल कोठरे के रूप में मिली। इसलिए जो भी बेईमानी करता है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। उसके बाद फिर सभी गांव वाले हंसी खुशी आराम से रहने लगते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक सूरजपुर नाम का गांव हुआ करता था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत महल था जिसका राजा सूरजभान सिंह था। वहाँ की जनता उस राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता और बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान राजा था जो कभी भी किसी के हक में फैसला नहीं लेता, जो सत्य होता उसी पर फैसला करता था। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार है। आपने जो नदी पर बांध बनवाया था वह टूट चुका है, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे मंत्री, ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया? ये तो हमने अभी बनवाया था और इसका काम भी तुम्हें ही सौंपा था, फिर ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया? हम इस गुस्ताखी पर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं नहीं महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वह शामो किसान है ना, वह अपने 2 बैल बांध के ऊपर से लेकर जा रहा था, जिसकी वजन की वजह से वह बांध टूट गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। अरे महामंत्री, क्या कहना चाहते हो तुम कि शामू 2 बैल अपने लेकर जा रहा था तो उसकी वजह से पुल टूट गया? तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? महाराज, मैंने कहने का मतलब ये है कि शामू अपने 2 बैल बांध के ऊपर से लेकर जा रहा था जिनमें बहुत ज्यादा वजन था, इस वजह से वह बांध टूट गया महाराज। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शामू को हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिकों से कह दो कि उसे यहाँ पर बुला कर लाएं। फिर वो सिपाही श्यामू किसान को उसके घर से महल की तरफ ला रहे होते हैं तो श्यामू किसान बड़ा ही परेशान होता है और सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा आखिर क्या कर दिया जिसकी वजह से राजा साहब ने मुझे बुलाया है। हाँ भाई शामू, हमने अभी जो नदी पर बांध बनवाया था वह तेरी वजह से टूट गया है, जिससे गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बता, तूने ऐसा आखिर क्यों किया? अरे महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे तो और 2 बैल थे मेरे पास जो उस नदी में डूबकर मर गए हैं। अब मैं क्या करूंगा उन बैलों के बगैर महाराज? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे महाराज, ये तो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा रहा है। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि इसे पता चले कि राजा के ऊपर इल्जाम लगाने का क्या नतीजा होता है। अरे शामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? सैनिकों, इस शामू को काल कोठरे में डाल दो ताकि इसे पता चले कि किसी राजा के ऊपर इल्जाम लगाने का नतीजा होता क्या है। अरे महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे महाराज, मेरा क्या होगा? ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से और डाल दो काल कोठरे में ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे। फिर बेचारे श्यामू को काल कोठरे में डाल दिया जाता है और वह रो रहा होता है। वो रो इसलिए रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर और अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो रही होती है कि वह उसके बगैर कैसे जी पाएंगे। लेकिन पहली बार राजा से गलत फैसला हुआ था जिसकी वजह से श्यामू को काल कोठरे में डाला गया था। अरे सूरजपुर को लोगों, कैसे आना हुआ? क्या बात है? बताओ मुझे, क्यों परेशान हो? महाराज, कल रात हमारे खेतों में एक विचित्र जानवर घुस आया है जिसने महाराज हमारी सारी फसलें बेकार कर दी। कल वो हमारे खेतों में घुसा है महाराज, और आगे वो हमारे घरों में भी घुसेगा और हम पर भी हमला करेगा महाराज। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। क्या तुम में से किसी ने देखा है उसे कि वह देखने में कैसा है या वो कहाँ से आया है? पता है किसी को? नहीं महाराज, वैसे तो हम में से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस सबने उसकी एक झलक देखी है। वह बहुत ही खूंखार है राजा साहब, लेकिन उसके पैर के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। अरे ये कैसा जानवर है जिसके पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों की तरह हैं? सेनापति को बुलाया जाए ताकि सेनापति को बुलाकर हम उसको आज ही खत्म करवा सकें। सुनो सेनापति, तुम आज ही रात जंगल जाओ और देख कर आओ वह कौन सा जानवर है जो लोगों की फसलें बर्बाद कर रहा है और उसके पैर के निशान भी बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। आज तुम उसे मार कर ही आना। जैसी इच्छा राजा साहब, जो आज्ञा। फिर रात को वह सेनापति जंगल में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज तो मैं उस जानवर को मारकर राजा के पास जाऊंगा और मुझे खूब सारी शाबाशी मिलेगी और बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। यह सोचते सोचते वह काफ़ी आगे पहुंच जाता है और फिर वह बोलता है, अरे मैं तो बहुत आगे आ गया, लगता है वह खूंखार जानवर आज नहीं आएगा। मैं कुछ देर यही इंतज़ार करता हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ,
थोड़ा आराम भी हो जाएगा। महाराज, एक बहुत ही ज्यादा बुरा समाचार है। आपने कल रात जिस सैनिक को जानवर पकड़ने के लिए भेजा था, उसे कल रात उस जानवर ने मार दिया है। क्या महामंत्री, सैनिक की मृत्यु हो गई? ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये कैसा जानवर है जिसने सैनिक को भी मार दिया? हमें इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा महामंत्री, नहीं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ महाराज, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। महामंत्री, इसे मारने के लिए हमें आज रात खुद ही जाना पड़ेगा, और आज रात हम इसे मारने के लिए खुद ही जाएंगे। अरे नहीं महाराज, आप क्यों जाएंगे? आपकी जान को खतरा हो सकता है महाराज, आप मत जाइए। अरे नहीं महामंत्री, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। उसने हमारे सेनापति को मार दिया है, इसका बदला तो उससे लेना ही होगा, और उसे मारने हम स्वयं खुद जाएंगे और उसे ढेर कर आएंगे। ठीक है राजा साहब, मैं आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। फिर उसी रात राजा उस जंगल में उसी तरफ जा रहा होता है जिस तरफ से वह जानवर आता है रोज़। फिर जाते जाते राजा यह सोचता हुआ जाता है कि आज तो मैं सूरजपुर की सभी प्रजा को डर मुक्त कर दूंगा, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और इस जानवर को भी आज मैं मार कर ही जाऊंगा। फिर कुछ दूर आगे चल के उस राजा को एक मुखौटा और एक सोने की अंगूठी दिखाई देती है। फिर राजा सोचता है, अरे ये अंगूठी तो कहीं ना कहीं देखी हुई लग रही है, लेकिन ये आखिरकार मैंने देखी कहाँ है? यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह कुछ देर ऐसे ही सोचता है और फिर बोलता है, अरे अच्छा, अब समझ गया मैं कि आखिरकार ये जानवर है कौन। अब चलो, मैं इसे वहीं जाकर बताऊंगा। आगे देखने के लिए देखे पार्ट 2। देखते हैं पार्ट 2 में आखिर जानवर निकलता है।